नमस्कार साथियों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करूंगा हमारे चैनल मिशन तैयारी पे। और ये जो मैं वीडियो सीरीज़ लेके आया हूँ, इसमें हम डिस्कस करेंगे DU बीएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके पेपर्स के बारे में। ये पेपर जो है 2016 का है और ये पेपर्स जनरली आपको अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो पेपर है ये हमें अवेलेबल करवाया है मिस्टर जतिन नेगी ने, जो कि खुद DU से पढ़े हुए हैं और इन्होंने बीएड वहाँ से कंप्लीट किया है। और कुछ समय के बाद ये जो है हमारे जो प्लेटफॉर्म है मिशन तैयारी पे, उस पे भी आएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, ताकि कैसे जो बच्चे हैं जो DU बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और वो इस पेपर को क्रैक कर सके। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो DU का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें ऑलमोस्ट 20,000 to 30,000 बच्चे अपीयर होते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा अपीयर होते हैं। और सीट्स कितनी हैं? ऑलमोस्ट 2,000 to 3,000 सीट्स हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जो इस पेपर को, इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से आप देखें और इस पेपर के लिए अच्छी से तैयारी करें। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आगे जो पेपर को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ गज़ल्स? आपके ऑप्शंस हैं MS सुब्बालक्ष्मी, मेहदी हसन, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर। तो जिसका सही जवाब है वो है आंसर नंबर ए, दैट इज MS सुब्बालक्ष्मी। शी इज नॉट एसोसिएटेड विथ गजल, वो एक क्लासिकल सिंगर है। क्वेश्चन नंबर 2, द पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड नोकिया इज फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड या नॉर्वे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो नोकिया है, नोकिया जो है एक रिवर है वहाँ पे फिनलैंड में, इसीलिए इस कंपनी का नाम नोकिया रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, सुनामी ऑकर्स ड्यू टू? आपके ऑप्शंस हैं माइल्ड अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशियंस, पावरफुल अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशियंस, strong earthquakes and landslide in the mountains, strong earthquakes and landslide in deserts। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पावरफुल earthquakes एंड लैंडस्लाइड्स इन द ओशियन। सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है और इसको अगर हम देखें, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँ तो इसको हार्बर वेव्स भी कहा जाता है। अब आगे है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में था, Who among the following assumed office as the Speaker of the Lok Sabha in 2014? आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र महाजन, ऑप्शन बी है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी है हामिद अंसारी और ऑप्शन डी है स्मृति महाजन। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुमित्रा महाजन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए धनवंतरी अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी दादा साहब फाल्के अवार्ड या ऑप्शन नंबर डी बॉरलॉग अवार्ड। तो जो फिफ्थ का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में पूछा है, द ओलंपिक गेम्स 2016 आर टू बी हेल्ड इन? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी सोची रशिया, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग चाइना या ऑप्शन नंबर डी टोक्यो जापान। तो 6 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। देखिए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये 2016 का पेपर है, तो उसी हिसाब से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। तो ये जो कहाँ हुआ था ओलंपिक गेम्स 2016, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अब 2020 का कहाँ होना है? टोक्यो जापान में होना था, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 में। अब देखते हैं ये कब होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड फॉर डेटा ट्रांसमिशन? आपके ऑप्शंस हैं बिट्स पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी नैनो सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हर्ट्स, फिर ऑप्शन नंबर डी मेगा हर्ट्स। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिट्स पर सेकेंड। Question number 8, who has bagged the award for the best actress in the 63rd National Film Awards 2016?
आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी विद्या बालन, ऑप्शन नंबर सी दीपिका पादुकोण या फिर ऑप्शन नंबर डी कंगना रनौत। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो आपके ऑप्शंस हैं दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, जिसको नॉन बायोटिक भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजुकेशनल टीवी चैनल ऑफ दूरदर्शन। ये देखिए एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस है, कई बार जो हैं ये आते हैं पेपर्स में, तो इसको ध्यान से पढ़ें। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं गुरुकुल विद्या, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान भारती, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान दर्शन, या ऑप्शन नंबर डी विद्या भारती। तो जो 10th का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज्ञान दर्शन। आई होप कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी माध्यम के, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि हिंदी में भी आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा फिर इसको नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो हिंदी में लेके आऊँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज इरोम शर्मिला इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर बिकॉज। आपके ऑप्शंस हैं शी इज़ अ रेसलिंग चैम्पियन, ऑप्शन नंबर बी शी हैज़ बीन डाइटिंग फॉर मेनी वीक्स एंड इज द फिटेस्ट वुमन इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी she has been fighting for civil and political rights for over a decade, option number D she is the first woman to have represented India in boxing at the international level। तो जो 11th का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज she has been fighting for civil and political rights for over a decade। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑन whom a popular Bollywood biographical movie has been made is a, option number A tennis player, option B boxer, option C weightlifter या option D बैडमिंटन प्लेयर। तो आप समझ ही गए होंगे ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, ये मैरी कॉम के बारे में पूछा जा रहा है और शी इज़ अ बॉक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज़ रिटन मधुशाला। एक काफ़ी फेमस पोएम है ये, और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं अ रिपोर्ट रिटन बाय डॉक्टर लियोनार्डी कीलर, द इन्वेंटर ऑफ पॉलीग्राफिक लाई डिटेक्टर टेस्ट, अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द एक्सपीरियंस ऑफ राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी द इंग्लिश मूवी बेस्ड ऑन गोविंदाज मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है, और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रैंक्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स डबल बाय द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सानिया मिर्जा एंड हाचिना हिंगिस। तो दोस्तों आप जैसा कि क्वेश्चंस में देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी पुराने हैं, 2016 से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, बट ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी हिसाब से जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं उसको एनालाइज करना चाहिए,
और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए और फोकस करना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अ फेमस एक्टिविस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफजई या ऑप्शन नंबर डी सुनीता नारायण। तो 16 का आप सही जवाब आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ मलाला यूसुफजई। शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और उनको पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी क्योंकि वो वुमेन्स एजुकेशन के लिए डिमांड कर रही थी, इसीलिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिलीपाइंस, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो 17 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिलीपाइंस। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ फिल्म ऑन गांधी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अर्पणा सेन, ऑप्शन बी श्याम बेनीगल, ऑप्शन सी जेम्स आइवरी, ऑप्शन डी रिचर्ड एटनबरोक। तो जो 18 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज रिचर्ड एटनबरोक। फिर एक क्वेश्चन नंबर 19, लुइस ब्रेल इज नोन फॉर। आपके ऑप्शंस हैं, सेटिंग अप अ प्रिंटिंग प्रेस स्पेशली फॉर बुक्स रिटन बाय द विजुअली चैलेंज्ड, द इन्वेंशन ऑफ द वॉकिंग स्टिक फॉर विजुअली चैलेंज्ड, द इन्वेंशन ऑफ स्पेशल पावर ग्लास फॉर द विजुअली चैलेंज्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी द इन्वेंशन ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। तो आप जैसा कि सब जानते हैं ये है द इन्वेंशन ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द ऑथर ऑफ द अवार्ड विनिंग बुक लाइफ ऑफ पाई। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए DBC पेरी, पीटर कैरी, मार्गरेट एटवुड या फिर यान मार्टेल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी दैट इज यान मार्टेल। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग्स द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी USA। तो 21 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज न्यूजीलैंड। फिर 22 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द फुल फॉर्म ऑफ नासा। ये फुल फॉर्म टाइप के क्वेश्चन कई बार बीएड एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो कई सारी जो सिंपल फुल फॉर्म जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे RT-PCR, इन सब के फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कोविड। तो इनके फुल फॉर्म्स को आप देखें ताकि जो एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड तो आप उसको सही कर पाएँ। तो फुल फॉर्म क्या है नासा की? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरीके से आप इसरो की फुल फॉर्म देख सकते हैं, DRDO की फुल फॉर्म देख सकते हैं। तो इन सब पे नज़र बनाए रखिए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इंस्पायर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं, ज़ियोर खान, गुरुचरण सिंह कलकात, कृष्ण श्रीनाथ या ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन। तो इसका आंसर जो है, सही जवाब है MS स्वामीनाथन। उनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बताएं कि ग्रीन रेवोल्यूशन तो MS स्वामीनाथन लेके आए थे, वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में भारत में कौन लेके आया था? आपका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में सुनना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल एम्ब्लेम। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी जय हिंद, ऑप्शन सी वंदे मातरम या ऑप्शन डी सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो 24 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए सत्यमेव जयते। जैसा कि आप नेशनल एम्ब्लेम जो है हमारा, जो कि सारनाथ पिलर से लिया गया है, उसमें आप देखेंगे सत्यमेव जयते नीचे लिखा होता है मोटो। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय विक्रम सेठ। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इंटरप्रेटर ऑफ मालादीज, ऑप्शन नंबर बी द मैजिक ऑफ रियलिटी हाउ वी नो व्हाट्स रियली ट्रू, ऑप्शन नंबर सी अ सूटेबल बॉय या ऑप्शन नंबर डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दैट इज अ सूटेबल बॉय।
और ये जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये काफ़ी फेमस बुक है और ये अरुंधति रॉय की बुक है, तो इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर 26, व्हाट इज बैफ्टा। देखिए जैसे कि आपको मैंने बोला था फुल फॉर्म्स आपको याद रखने हैं कई सारे चीज़ों के, तो यहाँ पर एक और फुल फॉर्म आ गया है और बैफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द पिन कोड सिस्टम द नंबर ऑफ पोस्टल जोन्स इन इंडिया आर। आपके ऑप्शन है 7, 8, 6, 9। तो 27 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9। उसके बाद है नाफेड, NAFED इज कनेक्टेड विथ। आपके ऑप्शन है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या एनिमल हस्बेंड्री। तो जो 28 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। फिर एक क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर इट्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश के बॉर्डर को शेयर करता है फ्रॉम 3 साइड्स, 3 साइड से उस जो स्टेट की जो है सीमा लगती है। आपके ऑप्शन है आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड। तो 29 का जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, RK लक्ष्मण इज स्लैश वॉज। आपके ऑप्शन है अ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय तुलसीदास, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम डेक्कन चार्जर्स इन IPL, an Indian cartoonist famous for creating the common man, a sidewalk tea seller who is also writer of Hindi novels। तो RK लक्ष्मण के बारे में आपने NCERT बुक्स में भी देखा होगा, ही इज़ अ फेमस कार्टूनिस्ट। और तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एन इंडियन कार्टूनिस्ट फेमस फॉर क्रिएटिंग द कॉमन मैन। फिर अब देखिए सेक्शन 2 आ गया है। सेक्शन 2 जो है वो रीजनिंग का है, दैट इज तर्क क्षमता। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको मैं सीधा आंसर्स बता दे रहा हूँ। अगर आपको डाउट है कहीं पे किसी क्वेश्चन पे तो आप बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ 5 लाख वोटर्स 45% आर वुमेन एंड 55% men, 62% of the women and 58% of the men voted in elections, 25% of those who voted were first time voters। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोटर्स वोटेड इन द इलेक्शन। तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 59.8। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन हु वोटेड इन द इलेक्शंस। तो अगर आप इसको निकालते हैं ध्यान से तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1,39,500। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन हु वोटेड इन द इलेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1,59,500। क्वेश्चन नंबर 34, assuming that equal number of men and women were first time voters, what is the number of women who voted for the first time। तो आपके ऑप्शन सही जवाब है इसका 37,375। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, आउट ऑफ टोटल वोट्स 1 लाख वोट्स were given to the winning candidates, the next two candidates received 52,000 and 48,000 votes respectively, the rest of the votes were distributed between the remaining candidates, how many votes went to the remaining candidates in total। आपके जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 99,000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इन अ सर्टेन लैंग्वेज टाइगर इज रिटन एज RGECP, विच कोड वुड बी यूज्ड फॉर मंकी। तो मंकी का जो सही कोडिंग होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज KMLICW। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, इफ A इज ब्रदर ऑफ B एंड S इज वाइफ ऑफ B एंड N इज वाइफ ऑफ A एंड इफ P इज सन ऑफ S and
D is son of N. Then P and D are related as, they are related as paternal cousin brothers. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए. फिर क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा जा रहा है आपसे. देर आर 6 members in a family. A is father of D. E, who has 2 sons, is the grandfather of D. B is the daughter-in-law of C, who is the wife of E. F is the unmarried uncle of D. B is dash of D. तो आपको इसमें सही जवाब बताना है. तो B कौन है? B is the mother of D. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39. द रेशियो ऑफ रीता एंड रामा's एज इज 2:5 and the sum of their ages is 70 years. The ratio of their ages after 10 years will be. तो देखिए इसमें क्या करना है, जो रेशियो दिया है उसको हम x ले लेते हैं. तो रीता की एज हो गई 2x, रामा का एज हो गया 5x. तो अब क्या दिया, उसके सम जो है दैट इज 70, दैट इज 2x + 5x = 70. तो x कितना आ जाएगा, x = 10 आ जाएगा. तो रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years विल बी. तो अभी प्रेजेंट एज क्या आ गई, रीता की एज हमने क्या लिया था, x हमारा 10 आ गया. तो रीता की एज हो गई 2 × 10 और रामास की एज क्या हो जाएगी 5 × 10, दैट इज 20 and 50. तो 10 साल के बाद एज क्या होगी, रीता की एज हो जाएगी 30, रामा की एज कितनी हो जाएगी 60. तो रेशियो क्या होगा 1:2. तो 30:160 होगा. फिर एक क्वेश्चन नंबर 40. If today Sheila's age is 4 times her daughter's age and her mother's age is 6 times her daughter's age, then the ratio of Sheila's age to her mother's age today is. तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2:3. अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 41. वीरेंद्र वॉकड 15 meters टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर took a left turn and walked 25 meters and again took a left turn and walked 8 meters and stopped walking. Which direction was he facing when he stopped walking? तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पहले ये क्या है, 15 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो 15 मीटर ऊपर नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट लिया उसने 25 मीटर गया, फिर उसने लेफ्ट लिया तो वो नीचे आएगा 8 मीटर. तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग व्हेन ही स्टॉप्ड वॉकिंग. तो कौन सा डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद आपको सीरीज कंप्लीट करनी है. कंप्लीट द सीरीज 4, 2, 27, 3. तो आगे आपको देखना है. तो इसका सीरीज का सही जवाब क्या होगा, 256 और 4. ऐसा क्यों, देखिए पहले 2 है, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 है, 3 का क्यूब क्या है 27. तो यहाँ पर क्या होगा 4 के पावर 4 होना चाहिए. तो उसका आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 4 होता है 256. तो दैट इज 256,4. तो ये इसका सही जवाब होगा. फिर आगे एक और सीरीज का क्वेश्चन है. कंप्लीट द सीरीज 1296, 648, 216. फिर आपको आगे देखना है क्या होगा. उसके बाद सीरीज में लिखा हुआ 36, 18, 6, 3. तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 108. आप देख सक रहे होंगे कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 108. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44. सानियाज हाइट इज 5 feet 4 inches. Sahar is taller than Sanya, but she is not taller than Sukriti. Sukriti is shorter than her cousin Apeksha, but she is taller than Sanya. Who is the tallest in the group? तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा. इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपेक्षा. शी इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल इन द ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 45. If gold is written as IQNF, if gold is written as IQNF, how can wind be written in the same code? तो जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज YKWF.
PF। फिर एक क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर ये तीनों स्टेट हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो कोहिमा, दैट इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो इसीलिए ऑड वन आउट कौन सा हो गया? ऑड वन आउट हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, AC is related to DF and FR is related to IU in the same way as GU is related to, तो GU कैसे रिलेटेड है? GU is related to JX। इसी तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, A is B's brother, C is D's brother, E is B's mother, A and D are brothers, how is E related to C? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाइफ। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 5 members of a panel are sitting in a row. A is to the left of B but on the right of C. D is on the right of B but is on the left of E. Find the members who is sitting in the middle. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये होना चाहिए C, A, B, D, E। तो मिडिल में कौन है? मिडिल में है B। तो ये जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर A। फिर क्वेश्चन नंबर 50, द एज ऑफ X is 2/3 that of Y. After 6 years, X will be 46 years old. The present age of Y is, तो जो X का एज है वो है अभी 2/3 ऑफ Y। तो क्या हो जाएगा? X is equal to 2/3 ऑफ Y। और फिर क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 6 years X will be 46 years old. द प्रेजेंट एज ऑफ Y is, तो X का जो अभी प्रेजेंट एज क्या हो गया? क्या लिखा है कि 6 साल के बाद जो है वो 46 years old हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट एज क्या हो गई? 46 - 6 दैट इज 40। तो X is equal to 2/3 ऑफ Y। तो Y का एज निकालना है हमें। तो Y क्या हो जाएगा? Y is equal to 3/2 ऑफ 40। तो 3/2 ऑफ 40 क्या होता है? 60। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60 ईयर्स। फिर उसके बाद है सेक्शन 3, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज। और सब्जेक्ट नॉलेज में आप ये देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 51 है इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द भक्ति मूवमेंट। आपके ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग्स ऑफ द भक्ति सेंट्स वेर कंपोज इन रीजनल लैंग्वेजेस। ऑप्शन नंबर बी, men and women belonging to deprived communities were not allowed to sing these songs. Option number C, people added their own experience and altered the original songs. The songs were transmitted orally. तो 51 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज men and women belonging to deprived communities were not allowed to sing these songs. ये गलत है। जो भक्ति मूवमेंट है इसमें जो men और women को इक्वल माना गया है and they were not deprived, they were allowed to sing these songs. Question number 52. Which of the following statements is not true for novels in colonial India? आपकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, novels helped in developing a sense of national belonging and cultural equality with the colonial masters. आपकी ऑप्शन नंबर बी, novels allowed for a new conception of womanhood where women could choose or refuse their partners and relationship. Option number C, novels in general assisted in the spread of reading aloud in groups. Option number D, novels helped in establishing a relationship with the past. तो 52 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज novels in general assisted in spreading of reading aloud in groups. ये ट्रू नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 53, Which of the following statement is false regarding the partition of 1947? दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें। देखिए ऊपर के भी दो क्वेश्चंस में क्या पूछा था, नॉट ट्रू। और कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में हम जो ट्रू वाला होता है उसको मार्क करके चले आते हैं क्योंकि हम नॉट ट्रू पढ़ते ही नहीं हैं। हमें लगता है
कि ये नॉट ट्रू नहीं ट्रू पूछा गया है, और उसमें हमें अगर कोई आधा ज्ञान होता है तो हमें जो ट्रू वाला है हम उसे टिक करके चले आते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या पूछा है, फॉल्स पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो उसमें पहले जो स्टेटमेंट है, देयर वॉज अ मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, पीपल हैड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन एंड टेक अप न्यू जॉब्स, ये भी सही है, क्योंकि अगर आपका पलायन होगा, माइग्रेशन होगा, तो आप दूसरी जगह पे जाएंगे तो नया जॉब, नया घर, नया बसेरा ढूंढेंगे, तो ये भी सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी, डिस्पाइट द ट्रांसफर द कल्चर ऑफ दिल्ली सिटी रिमेन द सेम, या ऑप्शन नंबर डी, न्यू कॉलोनीज केम अप। तो जो 53 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्पाइट द ट्रांसफर द कल्चर ऑफ दिल्ली सिटी रिमेन द सेम। ऐसा नहीं है, पार्टीशन जब हुआ था उसके बाद कुछ लोग दिल्ली आए थे, कुछ लोग इंडिया छोड़ के गए, तो जो दिल्ली का जो कल्चर है वो काफ़ी चेंज हो गया था उसके बाद, क्योंकि जहाँ भी लोग नए कल्चर के लोग आएंगे या नए रेस के लोग आएंगे, तो ज़रूर ही है ऐसा होगा कि वहाँ का जो कल्चर है उस पर कुछ इन्फ्लुएंस होगा, तो और वहाँ पर कल्चर चेंज भी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री टुडे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, अ डिवीजन लाइक हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड इज करेक्ट एज अ वैरायटी ऑफ फेथ्स डिड नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन ऑल दिस पीरियड्स। दोस्तों बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और ड्यू ने इसका आंसर नहीं दिया है, तो शायद मे बी मोर देन वन आंसर सही हो, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पर इसके आंसर्स मिले तो आप उस पर वेरीफाई कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, अ सिविल सोसाइटी वर्क्स अंडर द प्रेशर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिकल प्रेशर, ऑप्शन बी सोशल प्रेशर, ऑप्शन सी लीगल प्रेशर, या ऑप्शन डी फोर्स प्रेशर। तो 55 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सोशल प्रेशर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत बॉडीज या कैबिनेट्स। तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज पंचायत बॉडीज। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये कहा गया था कि जो पंचायत की जो सीट्स हैं दैट इज़ 1/3, ऑलमोस्ट 33% विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 57, लिबरल नोशन ऑफ इक्वालिटी इज नॉट अट्यून्ड टू। आपके ऑप्शन हैं लीगल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। तो 57 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन डू नॉट हैव एडल्ट फ्रेंचाइज। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी इराक, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, या ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरेबिया। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडीज इज नॉट ट्रू। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, नॉट ट्रू पूछा है। तो आपके ऑप्शन हैं सब्सिडीज कीप कंज्यूमर प्राइस लो, सब्सिडीज मेंटेन अ हायर इनकम फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, सब्सिडीज आर पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू अ प्रोड्यूसर, सब्सिडीज इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। तो नॉट ट्रू कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ नॉट ट्रू। सब्सिडी से क्या होता है, चीज़ों के जो दाम हैं वो मार्केट में कम होते हैं ना कि बढ़ते हैं। तो ये अगर सिंपल सा भी आप लॉजिक लगाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा इसका सही जवाब। फिर क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीन रेवोल्यूशन बेनिफिटेड द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विथ यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग सब्सिडीज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स, providing employment opportunities to the farmer in the industries, establishment of regional rural banks with the objective to benefit farmers। तो जो 60 का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हम जानते भी हैं हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो काफ़ी बढ़ गया था ड्यू टू द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, और सरकार सब्सिडी दे रही थी, बाहर से कई सारे जो हैं न्यू इक्विपमेंट्स आए थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो हरित क्रांति है इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है प्रोडक्शन को बढ़ाने में। दोस्तों देखिए क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी मेरे को सिंपल लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बट ये है कि आपके पास जो है एक सिंपल सा जनरल नॉलेज होना चाहिए, आपको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इस टाइप के ही क्वेश्चंस हैं
और जिसके पास ये नॉलेज है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा खास स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, बट ठीक है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। तो चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड बैरियर्स टू। तो ऑप्शन है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज कंपटीशन सो दैट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, reduce the number of choice offered by multinational companies, make domestic products available for buyers at cheaper price। तो 61 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ट्रेड बैरियर्स कितनी बार गवर्नमेंट जो है यूज़ करती है ताकि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको बचाया जा सके। क्योंकि क्या होते हैं, आप जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए चाइना। चाइना जो है अपनी चीज़ों को डंप करता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और इवन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो वहाँ क्या है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सस्ते दामों में देता है, जो कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगर नहीं दे पाएंगे तो डोमेस्टिक मार्केट ग्रो नहीं करेगा। डोमेस्टिक मार्केट नहीं ग्रो करेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो लोगों के पास पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में कोई भी चीज़ खरीद नहीं पाएगा, उनकी जो है बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कैसे ये हर चीज़ें कनेक्टेड हैं अब एक दूसरे से। इसीलिए ये ऐसा इसलिए किया जाता है, ट्रेड बैरियर को लगाया जाता है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज द आउटकम ऑफ इरोजन कॉज्ड बाय रिवर। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए फ्लड प्लेन, ऑप्शन नंबर बी पेनी प्लेन, ऑप्शन नंबर सी डेल्टा या ऑप्शन नंबर डी अलुवियल कोन्स। तो जो 62 का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेनी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 63, रीजनल प्लानिंग रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, एरिया डिफरेंसेस इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो 63 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरिया स्पेसिफिक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। 64, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शन है ड्राई फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, पोलर फॉरेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, जिसको कहा जाता है रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसकी एक खासियत होती है कि जो यहाँ पर रेनफॉल होता है ना वो 200 सेंटीमीटर्स से भी ज़्यादा होता है रेनफॉल पूरे साल में, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ठीक है, तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। द स्ट्रेट डिनोट्स अ ज्योग्राफिकल फीचर दैट कैन बी बेस्ट डिफाइंड बाय। तो स्टेट की डेफिनेशन सीधी सीधी यहाँ पूछी गई है। अगर स्टेट की डेफिनेशन किसी को पता हो तो वो डायरेक्टली इस आंसर क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज, एन आइलैंड कनेक्टिंग टू लैंड मासेस, अ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू आइलैंड, एन आइसोलेटेड आइलैंड। तो 65 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज। फिर क्वेश्चन नंबर 66, इन द नंबर सिस्टम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स विल मेक करेक्ट सेंसेस। तो जो ये सही जवाब है उसका है 47% इज लेस देन 4/7 विच इज़ ग्रेटर देन 0.55। तो ये जो 4/7 है इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज है। जैसे देखिए 47% है और 0.55 जो है इसको 55/100 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा, ये 55% होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0.55 जो है ये छोटा होगा, बड़ा होगा 4/7 से, और 47% है वो छोटा होगा 4/7 से। अब क्वेश्चन नंबर 67, अ फेयर डाइस हैज 12 फेसेस with numbers from 1 to 6 written in equal number on its side. What is the probability of getting the smallest prime number in a single throw of this dice? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1/6। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इफ x is equal to 22/7 and y is equal to √5 then what is x by y? तो x by y जो है ये एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो ये √5 है ये खुद ही अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो
तो अगर किसी रैशनल नंबर को हम इरैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो एक इरैशनल नंबर ही देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर व्हेन अ क्यूबिकल पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेस देन 1। फिर क्वेश्चन नंबर 70, द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल सस्पेंडेड इन द फ्लूइड इज कॉल्ड बोसोन कंडेंसेशन, फर्मी मोशन, ब्राउनियन मोशन, पॉली मोशन। तो आप जैसा आपने पढ़ा होगा साइंस में कि जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उसके मोशंस होते हैं और वो लगातार फ्रीली मूव करते रहते हैं, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्वेश्चन नंबर 71, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस मेड अप ऑफ अ सिंगल पीएन जंक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर, डायोड, फेट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायोड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर बी द लॉ ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी एफ इज इक्वल टू एम ए, या ऑप्शन नंबर डी द लॉ ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो 72 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 73, considering that the letters used have their usual meanings, what is 1 kWh? तो kWh stands for kilowatt hour। तो kilowatt hour जो है 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, which of the following colors of the visible light has the longest wavelength? ध्यान से देखिए क्या बोला है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो कलर्स कौन कौन से होते हैं विजिबल लाइट में? विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। इसीलिए जो है रेड को ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है ताकि जो है वो बहुत दूर से ही आपको दिख सके कि आगे डेंजर है। इसीलिए रेड की जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 75, at high altitudes the boiling point of water lowers because, आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर इज लो, ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, ऑप्शन नंबर डी बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो 75 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तो आप जैसे हाई अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होता है और हवा भी कम होने लग जाती है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो माउंटेन्स में क्लाइंब करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले करके चलते हैं, क्योंकि हवा कम होती है ऊपर में। हवा की एक टेंडेंसी होती है कि वो अर्थ के जो नियर हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रह सके। तो आप जितने ज़मीन पर रहेंगे प्रेशर उतना ज़्यादा रहेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो। इसीलिए क्या है, ऊपर में हम प्रेशर कुकर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 76, सल्फर बर्न्स इन द एयर एंड कन्वर्ट्स टू सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो 76 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर रूट इंडक्शन? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग या बडिंग। तो 77 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेयरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स फंगाई आर इंक्लूडेड इन द प्लांट किंगडम बिकॉज। तो फंगी को हम लोग जो है प्लांट किंगडम में क्यों इंक्लूड करते हैं? बिकॉज दे हैव सेल वॉल। तो इसका सही जवाब है बिकॉज दे हैव सेल वॉल। फंगी में जो होता है, फंगी होता है और एक ब्लू ग्रीन एल्गेज होते हैं, उनमें जो है सेल वॉल होता है, बाकी में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। एनिमल जो एनिमल किंगडम होता है उसमें एक सेल वॉल नहीं होता है। और सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल जो है इस प्लांट किंगडम में जो लिविंग बींग्स हैं प्लांट किंगडम के, उनको बचाता है एक्सटर्नल फोर्सेस से। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सनकेन सोमाटा, ऑप्शन नंबर बी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन, ऑप्शन नंबर सी ब्रॉड फ्लैट लीव्स या ऑप्शन नंबर डी वैक्सी सरफेस।
तो जो 79 का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रॉड फ्लैट लीव्स। क्वेश्चन नंबर 80, a pit is prepared in the school ground and waste material is put inside it to make compost. Out of the materials given below, which would not decompose even after several weeks? तो आपके ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम फॉयल, वेजिटेबल पील्स, पेपर्स, लीव्स। तो जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये जो है डिकम्पोज ईजिली नहीं होता है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम फॉयल। तो जैसा कि आपने स्कूल्स में कॉलेजेस में अपने देखे होंगे कि जो ये कंपोस्ट जो है इसमें जो है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको हम डालेंगे वही डिकम्पोज होते हैं जल्दी, और जो इससे हमें चीज़ें मिलती हैं उसको हम गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एज अ फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ऑर्गेनिक होता है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखिए सेक्शन 4 आ गया है, दैट इज़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें जो पैसेज है इसमें पैसेज को रीड करना है एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 81 to 90। तो मैं एक बार पैसेज को रीड कर देता हूँ और फिर डायरेक्टली आपको आंसर्स बता दूंगा। तो पैसेज ऐसा है, आई इवेंचुअली चूज टू स्टडी हिस्ट्री फॉर टू रीजन्स, आई थिंक one very personal and the other more public. I had 6 months between the end of the school and the beginning of the university term, and my father at that time became interested in learning about South Indian bronze sculptures as a hobby. He was an unusual person because in the 30s his hobby was making silent movies and some were excellent. But with this new interest, he brought home large tomes of iconography, history, and art history and insisted that I read them as well as so that he would have somebody to discuss them with. My mother opted out, saying she had enough other things to do. I resented it in the beginning that my 6 months vacation was being turned to hard work. But I did start reading, and slowly I got hooked and began to read more on history and to learn some Sanskrit. But equally influential in the 40s was the crescendo of the national movement. Living in Pune, that influence was even greater because Gandhiji would hold his prayer meeting to which we frequently went. Nationalism was in the air and the coming of independence imminent. So the burning questions were, how do we understand our past and how did we envisage the future of our society? Inevitably, history was also in the air. Now, questions of nationalism were handed at two levels in the school. When we discussed it, we were introduced to the notion that nationalism is a phase that societies go through, and parallels were drawn with the French Revolution, Italian nationalism, and German unification. The very important difference between these and anti colonialism came to the fore in discussion of Indian nationalism. Although the teachers were obviously not hostile to the British rule, they were very open to discussion. We were being constantly told, and perhaps just occasionally tongue in cheek, that since independence is imminent, you as young people must think about the kind of state you will inherit after independence and how you would like to shape it. The actual transition in 1947 was much more problematic, of course, because there were a few of us who had relatives and families involved in the partition. I suddenly realized that during those crucial 2 years, 2 weeks of August, the newspapers were not available in school, and my parents being away, I was living in school at the time. We were getting snippets of information about riots from the day scholars. Obviously, what was worrying the school was that without a parental context, children reading the newspaper would probably get upset. When we had our October break and I went home, I realized what had happened. I was very resentful in the beginning that this information had been kept from me, but when I look back on it, I am in two minds about it. Nevertheless, I think it would have been better to discuss the events of partition at school because for many of us, the biggest blow was the realization that there was
नाउ अ rather unexpected divide between Hindus and Muslim. तो आपके क्वेश्चंस हैं इस पैसेज से रिलेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन नेशनलिज्म वाज इन द एयर इज. तो मैं डायरेक्टली आपको जो है आंसर्स बताता जाऊंगा. तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट डिस्कशंस एंड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. फिर क्वेश्चन नंबर 82, दोज क्रूशियल 2 weeks ऑफ अगस्त वे क्रूशियल बिकॉज. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्चुअल ट्रांजिशन ऑफ पार्टीशन वाज हैपनिंग. फिर क्वेश्चन नंबर 83, द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट चूज टू स्टडी हिस्ट्री फॉर द फॉलोइंग 2 reasons. तो जिसका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, शी बिकेम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री बेस्ड ऑन अ रीडिंग एंड डिस्कशन विद हर फादर एंड हिस्ट्री वॉज इन द एयर ओनिंग टू नेशनलिज्म एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस. क्वेश्चन नंबर 84, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इमिनेंट इज ओवरहैंगिंग, प्रोजेक्टिंग, मोमेंट्री, इम्पेंडिंग. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोजेक्टिंग. envisage in how did we envisage the future of our society means. तो 85 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंसीव. कंसीव का मतलब होता है कैसे आप किसी चीज को अपने अंदर ग्रहण करते हैं. क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. तो 86 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट वॉज कंसिडर्ड एज बीइंग वन ऑफ इट्स काइंड. क्वेश्चन नंबर 87, द ऑथर वॉज अपसेट ओनिंग टू. तो जो 87 का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ राइट्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ पार्टीशन बीइंग विथहेल्ड. फिर क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू रिसेंटफुल एज इट हैज बीन यूज्ड इन द पैसेज. तो 88 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एग्रीव्ड. क्वेश्चन नंबर 89, the author's desire to know about the partition and the riot is due to. तो 89 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सी इज perturbed about the Hindu-Muslim divide and would have liked to situate it in a context. Question number 90, the phase in two minds means. क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज बीइंग इनडिसिसिव. अब जो है इसमें जो नीचे गद्यांश है एक हिंदी में पैसेज दिया गया है ताकि आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसको चेक किया जा सके. तो मैं इस पैसेज को भी पढ़ देता हूँ और इसके बाद डायरेक्टली हम जो है आंसर्स को देखेंगे. पैसेज में कहा जा रहा है, अगर शिक्षा के नए सुधारकों को अभी भी धुंधला दिख रहा है तो इसका कारण यह नहीं है कि उनकी आँख खराब है, बल्कि इसके 2 अन्य कारण हैं. पहला तो ये है कि बारीकी से देखने से पहले ही वो बोलने लगते हैं और उनके सिद्धांत खुद उनकी और दूसरों की आँख के सामने पर्दा बन जाते हैं, उनकी नज़र को धुंधला कर देते हैं. दूसरा, स्कूलों के साथ उनका संपर्क इतना विशिष्ट और कृत्रिम होता है कि वास्तव में उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्कूल कैसी चीज़ है. कुल मिलाकर केवल सफल और आत्मविश्वासी स्कूल ही इन ऊंचे ओहदे वाले आगंतुकों को अपने परिसरों में घुसने की इजाज़त देते हैं. फिर वह उन्हें अपनी सबसे अच्छी कक्षाओं का दौरा कराते हैं, जहां पूर्व तैयारी के कारण शिक्षक और बच्चे अच्छा शो पेश करते हैं. आगंतुकों की खेद पढ़ने का काम भी एकदम कृत्रिम होता है. छात्रों के ऊपर उनका कोई वश नहीं होता, ना ही वह छात्रों को पुरस्कार या सज़ा दे सकते हैं. किसी आगंतुक को कक्षा में देखकर बच्चे उतना ही खुश होते हैं जितना घर में भोजन पर आए किसी मेहमान को देखकर. कुछ समय के लिए वह खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. अतिथि उन्हें किसी मुश्किल में तो नहीं डाल सकता है और उसके वहाँ रहने तक उनकी बाकी समस्याएं भी अपना सिर नहीं उठाएंगी. इसलिए जब सुधारक स्कूल में जाकर बच्चों को बौद्धिक खेल खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं तो बच्चे मुक्त होकर खेलते हैं और इसलिए वे उन्हें अच्छी तरह से खेलते हैं. बाद में सुधारक इस पर शेखी
बदारते हैं, देखो इसे कोई भी कर सकता है। वे भूल जाते हैं कि सफलता उन्हें उनके विचारों के कारण नहीं बल्कि उनके वहाँ होने के कारण मिली है। उनके आने से कक्षा के रूप में एक अभूतपूर्व बदलाव आया। इससे साफ जाहिर है कि हमें कक्षा में क्या करना चाहिए। तो आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 91, बारीकी से देखने से पहले ही बोलने लगते हैं, पद का अर्थ है बिना जांच के ही सामान्यकरण कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, लेखक के अनुसार उनकी नज़र को धुंधला कर देते हैं, कहने का अभिप्राय है वो देखने की कोशिश करते हैं पर दूसरे उन्हें आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, लेखक कक्षा में क्या करने की सलाह देना चाहता है? तो 93 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिक्षकों और बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाना और पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 94, सुधारकों को धुंधला दिखने का कारण है। तो 94 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज व्यवहार और सिद्धांत में संबंध ना बैठा पाना। क्वेश्चन नंबर 95, कृत्रिम शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो क्या नहीं है, इसका सही जवाब होगा 95 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्वाभाविक। कृत्रिम क्या होता है? आर्टिफिशियल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो कृत्रिम क्या होगा? नकली, सही है। बनावटी, ये भी सही है। झूठा, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है कि कक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। 97th क्वेश्चन क्या है? सुधारक इस पर सेखी बदारते हैं, वाक्य में रेखिक्तियाँ अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो जो सही मुहावरा है वो आएगा दम्भ भरना। तो 97 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसे लेखक के आगंतुक कहा है? तो आगंतुक किसे कहा गया है? ये कहा गया है सुधारक को। तो ये सही जवाब है जिसका इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 99, अच्छा शो पेश करते हैं कहकर लेखक ने किस पर अधिक जोर दिया है? तो लेखक ने किस पर अधिक जोर दिया है? उन्होंने जोर दिया है कक्ष की प्रक्रिया पर। उसके बाद जो आखिरी सवाल है वो है, वहाँ रहने तक उनकी बाकी समस्याएं पद में रेखांकित शब्द किस और संकेत करता है? तो उनकी किसको संबोधित करता है या संकेत करता है? ये संकेत करता है बच्चों को। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये पेपर समाप्त होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। और मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो है आप जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों इसको लाइक करें और ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के संग, ताकि आप बेनिफिट उठाएं और आपके जो दोस्त हैं वो भी बेनिफिट उठाएं, ताकि क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।